अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। गुज़श्ता कुछ हफ्तों से पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से जो नया कानून लाया जा रहा है उस पर बहस हो रही है। ज़ाहिर है इसमें दो ओपिनियन है। एक जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हक में है वो समझते हैं कि ये कानून बिल्कुल ठीक है और इसके लिए तो हुकूमत भी इसका दिफा कर रही है, ज़ाहिर है कि हुकूमत ही लेके आ रही है। लेकिन जो लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं उनका ख्याल है कि अगर ये जो स्टेट बैंक का कानून है कौमी असम्बली से ज़ाहिर है कि ये पास हो गया है, अब ये सेनेट के पास जाएगा और उसके पास अगर पास हो जाता है तो फिर कानून बन जाएगा। अगर ये कानून नया लागू हो जाता है तो हुकूमत पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। अब इसके ऊपर डिबेट जारी ही थी तो अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नए रेगुलेशंस जारी किए हैं जिससे कहा जा रहा है कि मजीद हुकूमत की मुश्किलात में और इवन जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो सकता है। वो नई रेगुलेशंस क्या हैं? शहबाज, ज़ाहिर है कि ज़रा टेक्निकल मामला है, तो ये जो नई रेगुलेशंस की बात हो रही है जिसमें ज़ाहिर है कि आपने स्टोरी भी की है, तो बुनियादी तौर पर एक तरफ हम स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं और ये ज़ाहिर है कि अभी कानून तो नहीं आया नया जो आना है, लेकिन उससे पहले ही ये नई रेगुलेशंस आई हैं, तो किस तरीके के मसाइल ये पैदा कर सकती है हुकूमत पाकिस्तान के लिए? कामरान, आपने बिल्कुल ठीक है। ये जो रेगुलेशंस हैं जिसको ये कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS 9, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली फॉलो होते हैं, जिसको पाकिस्तान भी फॉलो करता है। ये बैंक्स के लिए और कंपनीज के लिए होते हैं कि उनके जो एसेट्स हैं और उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं आप उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करोगे। तो हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा सिंपल रखें। ये टेक्निकल चीज़ है जिसकी बॉटम लाइन जब हम बताएंगे वो तो बड़ी ही ख़तरनाक है। बल्कि जो आपने अभी बात भी की कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिल के ऊपर एक जो बहुत बड़ा एतराज़ है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जब कर्जा नहीं ले सकेगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से तो वो बैंकों के रहमो करम पर चली जाएगी। पहले कमर्शियल बैंकों के रहमो करम पे, कमर्शियल बैंकों के रहमो करम पर चली जाएगी। तो ये जो लास्ट फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके अंदर भी इसका जिक्र हुआ था और हुकूमत की तरफ से ये बयानिया जारी, उस दिन स्टेटमेंट जारी हुई कि आप लोगों को जाके बताएं कि इसके जितने भी नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव हैं उसको सबको देख के हमने ये बिल नेशनल असेंबली से पास करवाया है, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो अब ये बात चल ही रही थी, हम ये बात कर रहे थे कि जी बैंकों के रहमो करम पे हुकूमत चली जाएगी, इसको नए कर्जे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो नई रेगुलेशंस IFRS 9 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है, ये जुलाई में ये इसका सर्कुलर निकला था, जुलाई 2021 में, और इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी है 1 जनवरी 2022 से। तो इससे अब लगता ये है इन रेगुलेशन को सामने रख के जब पढ़ते हैं कि हुकूमत के लिए अब बैंकों से भी कर्जा लेना इतना आसान नहीं रहेगा। ये एक काइंड ऑफ डबल एज सॉर्ड हो जाएगी हुकूमत के लिए कि एक तरफ से वो वफाकी हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा नहीं ले सकती और दूसरी तरफ बैंकों से जब कर्जा लेने जाएगी तो उसके लिए कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। इसको थोड़ा सा ठीक है, थोड़ी इसकी ज़रा वजाहत करेंगे, थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दें नाज़रीन। ये जो IFRS रेगुलेशंस 9 थी इसको पिछले 2 साल से ये रेगुलेशंस जारी हुई हैं और पाकिस्तान इसको पहले इंप्लीमेंट करना था 1 जनवरी 2021 से, तो जिसको स्टेट बैंक ने फर्दर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था 1 जनवरी 2022 तक। जो जुलाई 2019 की इसकी ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी हुई तो वो जो रेगुलेशंस थी उसके अंदर एक क्लॉज थी और उस क्लॉज के तहत अगर वफाकी हुकूमत बैंकों से कर्जा लेती है तो वो जो कर्जा होगा उसके अगेंस्ट उसको क्रेडिट एक्सपेक्टेड लॉस नहीं होगा। लेकिन कामरान, ये वाली जो क्लॉज थी, ये क्लॉज अब जो जुलाई 2021 में रेगुलेशन जारी हुई उसमें से डिलीट कर दी गई है। ये क्लॉज ये कह रही है, मैं पढ़ देता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए, ये एग्जम्पशन थी वफाकी हुकूमत के लिए जो कि खत्म कर दी गई है। द क्रेडिट एक्सपोजर इन लोकल करेंसी, मतलब रुपए में जो क्रेडिट एक्सपोजर होगा बैंकों का, जो बैंक कर्जा देगा वफाकी हुकूमत को, दैट हैव बीन गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो गारंटी किया हुआ कर्जा, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो वो गवर्नमेंट अपने पेपर्स, PIB बॉन्ड्स, ट्रेजरी पेपर्स वो जारी करके कर्जा लेती है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल एंड वुड नॉट रिक्वायर प्रोविजनिंग। ये जुलाई 2019 की मैंने रेगुलेशन पढ़ी। इसका मतलब ये है कि जो बैंक है जब वो एक कर्जा देगी वफाकी हुकूमत को, उसको 100% उसकी वो कंसिडर होगा कि वो रिकवर हो जाएगा। जो वफाकी हुकूमत का कॉन्सेप्ट ये है कि वो डिफॉल्ट नहीं करती, खास तौर पर रुपए के ऊपर तो बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं करती। आई थिंक इसमें थोड़ी सी वजाहत करना जरूरी है कि बेसिक प्रिंसिपल, जब कोई गवर्नमेंट के अलावा कोई भी एक इंडिविजुअल या कंपनी जब कर्जा लेने जाती है
एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर फर्ज करें कि 100 रुपए का मैंने कर्जा लिया है, तो बैंक क्या करता है कि अब उसमें तो ये इम्कान मौजूद है ना कि हो सकता है कि मैं बैंक को कर्जा वापस ना कर सकूं। अब जाहिर है कि बैंक अगर सारे अपने पैसे वो दे दे, लेंड कर दे, और फिर बाकी भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं और उसके पास पीछे बैंक में पैसे ना बचें, तो वो तो खुद बैंक करप्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि लोगों को पता चले कि जब गवर्नमेंट कर्जा लेती है तो क्या उनके लिए एक डिफरेंट तरीकाकार होता है, उन पर वो जो एक आम जो कानून है या रेगुलेशंस है वो लागू नहीं होती थी, कम से कम इन रेगुलेशंस। कामरान यूसुफ बैंक से कर्जा लेने जाते हैं, या कोई टेक्सटाइल मिलर जाता है, या कोई जिम्मेदार बैंक के पास कर्जा लेने जाता है, तो बैंक आपको असेस करता है कि उसके असेसमेंट के मुताबिक आपके डिफॉल्ट करने का चांस है 10%। अगर आपके डिफॉल्ट करने का चांस 10% है तो बैंक की ये रिक्वायरमेंट है कि जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो होती है CAR, कि वो सरमाया जो उसने पीछे रखना है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई कंपनी कोई शख्स डिफॉल्ट कर जाए तो उसके पीछे कवर है, बैंक दिवालिया नहीं हो जाएगा। ठीक है। ये वाली जो चीज है ये फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं करती। फेडरल गवर्नमेंट का बारे में ये कंसिडरेशन है कि दुनिया भर में जो सॉवरन्स होते हैं, जो रियासतें हुकूमत होती है, वो कम से कम अपनी करेंसी के ऊपर डिफॉल्ट नहीं कर सकती। तो बैंक को जब वो कर्जा देती थी हुकूमत को, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत का सारा दारोमदार इस वक्त कर्जों के ऊपर चल रहा है। ठीक है। सालाना हुकूमत को 3500 अरब रुपया कर्जा लेती है। पहले स्टेट बैंक से भी लेते थे, लेकिन जुलाई 2019 ऑनवर्ड स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले रहा हुकूमत। ये सारा कर्जा जो है ये बैंक्स दे रही हैं, और मुस्तकबिल में ले भी नहीं सकेंगे जब नया कानून आ जाएगा। अब जब आगे ये क्लॉज डिलीट होगी वहां से, नई रेगुलेशंस जो जुलाई 2021 में आ गई और इन्फोर्स हो गई 1 जनवरी 2022 से, बैंकों को यह हदायत कर दी गई है कि जब आप वफाकी हुकूमत को कर्जा दोगे तो आप इस बात को ज़हन में रखोगे कि वफाकी हुकूमत रुपए के ऊपर दिवालिया हो सकती है। इसका मतलब यह है जब यह कंसीडर करेगा बैंक कि वफाकी हुकूमत भी दिवालिया हो सकती है, अपना कर्जे के ऊपर डिफॉल्ट कर सकती है, तो बैंक को यह करना पड़ेगा कि जो उसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, कि उसके पास जो सरमाया होना चाहिए अपने लॉसेस को कवर करने के लिए, वो उसको बढ़ाएगा। जब वो उसको बढ़ाएगा तो उसकी एक कॉस्ट होगी। ठीक है, नंबर 1। जब उसकी कॉस्ट होगी तो कौन पे करेगा? बैंक का जो मालिक है वो अपनी जेब से तो नहीं करेगा, वो फिर वफाकी हुकूमत की जो इंटरेस्ट रेट है एक तो उसमें इजाफा होगा। दूसरा, जब आप इस तरह की लिमिट लगा देते हो तो फिर आप कर्जा एक हद से ज्यादा नहीं दे सकते। इस वक्त जो बैंक्स हैं उनकी तकरीबन ऑन एवरेज, जो बड़ी बैंक्स हैं उनकी 55 से 60% वो लोन सिर्फ हुकूमत को दे रहे हैं। तो अगर तमाम बैंकों की बैलेंस शीट 55 से 60% हुकूमत में लगी हो, जो कि 100% समझा जाता है कि रिस्क फ्री है, तो स्टेट बैंक ने वो कानून वो जो रेगुलेशन उसको तब्दील कर दिया है, और तब्दील करके ये कहा है कि अब आप इसको कंसीडर करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट भी डिफॉल्ट कर सकती है, और वो डिफॉल्ट कर सकती है तो आप पीछे कवर करेंगे उसको अपने सरमाए से। तो उसकी वजह से एक तो वो लिमिट लग जाएगी, अभी लगी तो नहीं है लेकिन लग सकती है कि जी कितना कर्जा वफाकी हुकूमत को दिया जा सकता है और कितना नहीं, और फिर जब वो इजाफी अपना कैपिटल उसको चाहिए होगा अपने लॉसेस को, पोटेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए, तो फिर जो शरह सूद है जो वफाकी हुकूमत अदा करती है कमर्शियल बैंकों को, उसमें भी इजाफा होगा। अच्छा, अब ये होगी डबल एज सॉर्ड। चले, ये 2 इंप्लीकेशंस हो गई। एक तो ये जो स्टेट बैंक का नया कानून आ रहा है, उसके बाद 2019 से तो वैसे ही हम नहीं ले रहे, जीरो बोरोविंग है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, सारा हमने लेना है कमर्शियल बैंक से। अब कमर्शियल बैंक्स के ऊपर भी ये कदगन लगा दी गई है। अगर ये रेगुलेशंस होती हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत के लिए नंबर 1 कर्जा लेना मुश्किल हो जाएगा। अगर कर्जा वो लेंगे तो शरह सूद उसमें इजाफा होगा, और दूसरा बैंक्स के पास भी शायद इतना सरमाया ना हो कि जो गवर्नमेंट जितना कर्जा लेना चाहती है वो उतना कर्जा ले सके। अब इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है, तो ये क्या डिलिबरेट है ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? क्योंकि आपने खुद हवाला दिया है कि ये बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, पूरी दुनिया में भी होते हैं। तो इसकी वजाहत जरूरी है यहाँ पे। क्या हम इसको अवॉइड कर सकते थे? हाँ, इसका जो पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन है उसने बैंकों से कमेंट मांगे इसके ऊपर। स्टेट बैंक ने ये रेगुलेशन उनको इशू की, उन्होंने अपने मेंबर बैंक से इस पे कमेंट्स मांगे। तो उन्होंने ये जो मैं जितनी बातें कर रहा हूँ, ये जो बैंक्स हैं ये अपने कमेंट्स में बता चुकी हैं PBA को कि अगर ये हुआ तो हमारा कैपिटल चार्ज बढ़ेगा, कैपिटल चार्ज बढ़ा तो फिर उसकी कॉस्ट होगी। दूसरी बात ये कह रहे हैं आपने की कि क्या ये यूनिवर्सल है, इंटरनेशनल रेगुलेशन है। इसके ऊपर खुद एक बैंक का मैं कमेंट पढ़ देता हूँ जो PBO को उन्होंने किया है कि सिमिलर एक्सेप्शंस, मतलब जो पहले एक छूट थी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो होता है वो वफाकी हुकूमत का नहीं हो सकता, वो कह रहे हैं कि सिमिलर एक्सेप्शंस आर गिवन टू गवर्नमेंट एक्सपोजर्स बाय ओवरसीज सेंट्रल बैंक्स वेयर IFRS
9 इज एप्लीकेबल। तो जो इसका कमेंट है एक बैंक का, वन ऑफ द टॉप 5 बैंक्स, के इस तरह की एग्जाम्शन दुनिया भर में है, ये स्टेट बैंक जो विड्रॉ कर रहा है ये एग्जाम्शन ये गलत कर रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी रब्ता किया था नाज़रीन, तो उनको मैंने 5 सवालात भेजे थे। पहला सवाल उनको मैंने ये भेजा था, उनके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है आबिद कमर साहब, कि ये जो रेगुलेशन है ये 1 जनवरी 2022 से लागू होना थी, तो क्या लागू हो गई हैं? तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि जो डेट इसकी इंप्लीमेंटेशन की है वो अभी 1 जनवरी 2022 ही है, लेकिन अभी बैंकिंग इंडस्ट्री से इसके ऊपर कंसल्टेशन जारी है कि इसको फर्दर एक्सटेंड करना या इन्फोर्स कर देना है। दूसरी बात वो ये जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने उनसे पूछी कि आपने ये जो एग्जम्पशन थी हुकूमत की क्यों विड्रॉ की, क्या इसका मकसद क्या है? तो उन्होंने वही बात की कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और हमें करना है। और जो उन्होंने बुनियादी बात की इसके अंदर, द रैशनल फॉर डिलीटिंग द सैड क्लॉज इज दैट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ऑन एक्सपोजर टू गवर्नमेंट इज नॉट सब्सटेंशियल। लेकिन वो यहां पे वो ये बात मान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा बैंकों को, लेकिन जब आप ये कह देते बहुत ज्यादा नहीं होगा, नॉट सब्सटेंशियल, तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत डिफॉल्ट कर सकती है। क्या वो 1% पे करेगी, 2% पे, वो बात की बात है। तीसरा उनसे मैंने सवाल ये पूछा था कि क्या इससे हुकूमत की बोरिंग कॉस्ट में इजाफा होगा? उन्होंने कहा जी नहीं, उनके ख्याल में हुकूमत की बोरिंग कॉस्ट में इजाफा नहीं होगा। और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें कि जो बैंकों का सरमाया उसको तो बढ़ाना पड़ेगा, ये बात वो मानते हैं जी कि जो बैंकों को अपना सरमाया बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो अगेन कह रहे हैं कि देयर विल बी वेरी नेग्लिजिबल इंपैक्ट ऑन द CAR रेशियो ऑफ द बैंक्स। और आखिरी मैंने कहा जी क्या आप अज्यूम ये कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत इस पर डिफॉल्ट कर जाएगी? तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम ये अजम्पशन ये गलत है कि वफाकी हुकूमत डिफॉल्ट कर जाएगी। लेकिन कामरान, अब मेरे ख्याल में अगर इसको हम समराइज कर दें कि ये जो रेगुलेशंस अब आ गई हैं, अभी तक 1 जनवरी 2022 की इसकी तारीख है, इसके बाद अब बड़ा एक सिंपल काम हो गया है। जो एक डिबेट चल पड़ी थी ना कि क्या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो मादर पे आजाद है, उसकी एक एग्जांपल तो हमने देख ली जब अफगानिस्तान रिलीफ फंड को उन्होंने खोलने से इनकार कर दिया, और बल्कि ये शर्त लगा दी, पहले तो कहा जी आलमी पाबंदियां लग जाएंगी, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर आपने खोलना ही है तो इंटरनेशनल रेप्यूटेड एजेंसी जो है वो उसको चलाए। मसला उसका बात करने का मकसद ये कि रियासत पाकिस्तान से को इंटरनेशनल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा उसकी अहमियत है। और यहां पे दूसरा काम वो ये कर रहे हैं, एक तरफ से जीरो बोरोइंग होगी, वफाकी हुकूमत बैंकों स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकेगी, और फिर जब वफाकी हुकूमत कमर्शियल बैंक के पास जाएगी उनके ऊपर अलहदा से कदम लग रही है, तो कुछ हालात जो है ना किसी और ही तरफ जा रहे हैं। ये नाम जो है इसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन लगता यह है कि वो पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसका उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। ब्रेक के बाद यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें शब्बर जैदी ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन FBR तो रहे ही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और इन तमाम मामलात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनसे इस मामले पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उन नई रेगुलेशंस की हम बात करें। ब्रेक से पहले भी हमने तस्करा किया कि उसकी क्या लाइकली इंप्लीकेशंस हो सकती हैं हुकूमत पाकिस्तान और बैंकों के ऊपर। इस पर मजीद माहिराना राय लेने के लिए हमारे साथ शब्बर जैदी साहब स्काइप पर मौजूद हैं। चेयरमैन FBR तो रहे ही हैं, लेकिन आज बतौर, क्योंकि ये पाकिस्तान के सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और बैंकिंग के शोबे को बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं, तो इस हवाले से उनसे बात करेंगे। तो शब्बर जैदी साहब, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स 9 जो जारी किए हैं, 1 जनवरी 2022 से इस पर अमल दरामद होना था, 2 के अभी हुआ नहीं है, लेकिन इन नई रेगुलेशंस के तहत अब इस इम्कान को रद्द नहीं किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान इवन जो कर्जा लेती है कमर्शियल बैंकों से वो भी डिफॉल्ट कर सकती है, दिवालिया हो सकती है। तो आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है, क्या बैंकिंग हमारे सिस्टम के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए? देखिए, थोड़ा सा शहबाज साहब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने स्पेशल रेगुलेशन के तहत इस लोकल डेट का क्रेडिट जो रिस्क था उसके ऊपर एग्जेम्पशन दी हुई थी, और अब जो उन्होंने गाइडलाइन इशू की है उसमें से वो एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली है। तो उसका मतलब ये हो गया कि अब IFRS 9 जो है वो फुल्ली एप्लीकेबल हो गया पाकिस्तान में, और उस IFRS 9 के तहत
अब कोई एक्सेप्शन नहीं है पाकिस्तान में फॉर एनी क्रेडिट रिस्क डिफॉल्ट फॉर दी डेट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर कोई टेक्निकली ये समझा जाएगा कि अगर उसमें कोई अगर कोई क्रेडिट रिस्क है तो उतना प्रोविजन बुक करना पड़ेगा वो उन बैंक्स को जिन्होंने गवर्नमेंट ट्रेजरी में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये इसकी लीगल पोजीशन है और ये जो IFRS 9 है ये एप्लीकेबल है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये IFRS 9 जो है ये एक्चुअली आया था, इंप्लीमेंट होने की कोशिश आई थी जब ग्रीस ने डिफॉल्ट किया था, ग्रीस का मसला आया था और वहां पे उसको, क्योंकि ग्रीस जो है वो यूरो करेंसी में डील करता है तो उनको यूरो करेंसी में वो नहीं कर सकते। मगर जनरली IFRS 9 के अंदर लोकल करेंसी में डिफॉल्ट की शक्ल अराइज नहीं होती। तो अब ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने जब स्टेट बैंक ने इसको डिलीट किया है तो इसका मकसद क्या है। क्या वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई सिचुएशन डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क की राइज होती है ऑन द लोकल डेट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान, जिसका मैं प्रेसिडेंट रहा हूं, उनका कोई इस बारे में कोई मतलब उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया है। ये एक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुद लिया है और ये उनकी प्रिजम्पशन है। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आप तमाम IFRS को अप्लाई करें, मगर इसका मतलब ये होता है कि अब गवर्नमेंट के सॉवरेन जो डेट्स हैं। शब्बर जैदी साहब, एक पाकिस्तान में ये बात समझी जाती थी और दुनिया भर में एक कम से कम जो सॉवरन एक जो रियासत होती है, एक वफाकी हुकूमत है, वो कम से कम अपना जो रुपया है, अपनी करेंसी है, उसके ऊपर वो डिफॉल्ट नहीं कर सकती। तो यहां पे जब ये क्लॉज डिलीट हो जाती है तो अंडरलाइन एजम्पशन ये है कि वफाकी हुकूमत भी डिफॉल्ट कर सकती है। ये इतना जो एक्सट्रीम स्टेप है। मगर शहबाज एक बात सुनो कि देखो डिफॉल्ट की दो शक्लें होती है। एक डिफॉल्ट होता है प्रिंसिपल का और एक डिफॉल्ट होता है इंटरेस्ट का। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अब अगर आप देखें तो कभी भी अपने कर्जेदार कम नहीं किए हैं तो वो रीबोरोइंग कर लेती है, तो उसको आप क्या कोई नया लफ्ज दे सकते हैं, मगर वो सिचुएशन पाकिस्तान में अराइज होती रही है पास में और अभी भी अराइज हो रही है। तो IFRS ये कहता है कि आप अगर जब आप दोबारा बोरो कर लेते हो तो इसका भी एक राइट है IFRS के तहत, वो बुक कर सकते हैं। तो आप इसको लफ्ज कोई भी डिफॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। मगर पाकिस्तान में भी सिचुएशन ये है और मजीद बढ़ गई है कि पाकिस्तान का लोकल डेट रीपे नहीं हो रहा है, बल्कि आप जो रीपे करते हो उसका नया डेट ले लेते हो। तो इसको आप जो नाम दोगे वो है, मगर IFRS इसको भी अकाउंट फॉर करता है और इसको भी प्रोविजनिंग करने की इजाजत देता है। तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो राइट एक्चुअली जो पहले इसको रोका हुआ था, अब बैंकों को कहा है कि आप उसको करें। एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ है। अच्छा शब्बर जैदी साहब, आपको लगता है कि इसकी मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इंप्लीकेशन होगी? क्योंकि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि थियोरेटिकली तो अब रेगुलेशंस के तहत इवन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लोकल जो बोरिंग पे वो डिफॉल्ट कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये जाहिर है कि मुमकिन नहीं है। लेकिन इन रेगुलेशंस की वजह से आपको लगता है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो बढ़ जाएगी? जाहिर है कि बैंक्स जो हैं वो अपने ऊपर तो नहीं वो लेंगे जो भी अगर उनको एक्सपेंस आता है इन नई रेगुलेशंस के तहत, तो गवर्नमेंट की मुश्किलात बढ़ेंगी आपके ख्याल में? दो बातें हैं इसमें बेसिकली। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूं जाती तौर पर कि IFRS 9 की एप्लीकेबिलिटी को जो किया गया है बाय ओमिशन ऑफ द एक्सेप्शन, वो इस वक्त पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था। कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि IFRS 9 की कंप्लायंस को जरूर लाया जाए और पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है उसको इस अकाउंटिंग के एक मैकेनिज्म के ऊपर आप डिस्टर्ब करें और बैंकों की बैलेंस शीट्स को अफेक्ट करें। तो प्रैक्टिकल साइड पे ये कोई अच्छा कदम नहीं है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि इसको वापस करे और पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन ने भी यही बात की है कि इसको रीस्टेट किया जाए। दूसरी बात ये है कि इसका जो वन टाइम इफेक्ट होगा वो बहुत सीरियस हो सकता है, क्योंकि हमारा जो, मैं आपको दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि हमारे यहाँ ये लोकल डेट में कभी भी आप इन थ्योरी शहबाज साहब कभी भी लोकल डेट में डिफॉल्ट नहीं हो सकता इन सॉवरेन डेट में, मगर उसकी जो रीशेड्यूलिंग होती है या रीफाइनेंसिंग होती है उसको भी IFRS ये कहता है कि उसको भी आप अकाउंट फॉर कर सकते हैं, उसका भी नेगेटिव इफेक्ट ले सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में सिचुएशन अराइज हो चुकी है। तो उसको लाना भी पाकिस्तान के आज के हालात में एक सही कदम नहीं है और उसको हमें नहीं करना चाहिए। अगर अनलेस के कोई इंटरनेशनल एजेंसी हमें ये कह रही है। अच्छा, एक मैं भारत में आपको और बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अभी भी
अपने जो अकाउंट्स बनवाता है दूसरे बैंकों के जो किताबों में नहीं है, उसमें ये कैलकुलेशन उनके पास मौजूद है। वो ये बता सकते हैं कि इनके पास उसमें क्या पोजीशन है, मगर इसको अकाउंट्स बुक्स पे लाना मैं समझता हूं कि एक सही कदम नहीं है, इसको वापस लेना चाहिए। अच्छा शब्बर ज़ैदी साहब, ये मैंने स्टेट बैंक से जो वर्जन लिया था उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो सीएआर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। मतलब वो कहीं अज्यूम कर रहे हैं कि कोई ना कोई कहीं ना पे डिफॉल्ट हो सकता है। एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। आपने फरमाया कि सॉवरेन पे डिफॉल्ट नहीं होता, डोमेस्टिक में नहीं हुआ, आप सही फरमा रहे हैं। एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो हमने कानून पास किया नेशनल असेंबली ने, उसके तहत वफाकी हुकूमत पर मुकम्मल पाबंदी है कि वो कर्जा नहीं ले सकती स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो इसका मतलब है कि हमारी तमाम बोरोइंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं कमर्शियल बैंकों के ऊपर। अब एक और जो क्लॉज है इसी नए कानून की, जो अभी बना, हतमी नतीजे पर तो नहीं पहुंचा, सेनेट ने पास नहीं किया। दूसरी क्लॉज ये कहती है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी मकसद होगा वो होगा डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी। तो अजम्पशन यहां पे हम ये लेते हैं शब्बर ज़ैदी साहब कि आज से 2 साल 3 साल बाद स्टेट बैंक समझेगा कि देखें अभी तो वो कमर्शियल बैंकों को पैसा दे रहा है, लिक्विडिटी दे रहा है, वो इन रिटर्न फेडरल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। 2-3 साल बाद वो समझेगा कि नहीं, वफाकी हुकूमत जो है वो बेतहाशा कर्जे ले रही है, मेरी महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, तो मैं जो है कमर्शियल बैंक को कर्जा नहीं दूंगा, फिर कमर्शियल बैंक आगे कर्जा नहीं देगा। तो फिर वाकई प्रैक्टिकली क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ नहीं चला जाएगा? अच्छा, 2 बातें आपने की है। देखिए, ये जो आपने कहा कि स्टेट बैंक से आप कर्जा नहीं ले सकते, ये लॉ पहले भी मौजूद है शहबाज। उसमें सिर्फ ये फर्क ये था कि उसमें लॉ में पहले भी ये लॉ था कि आपको हर क्वार्टर में बैलेंस को जीरो करना था, और जीरो करने के बाद हर क्वार्टर के फिर दोबारा आप लिया करते थे। ये टेक्निकली स्पीकिंग वो उसकी ज्यादा उसमें फर्क नहीं है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि स्टेट बैंक को पाकिस्तान का कर्जा जहाज से अलग होगा, वो बात दुरुस्त है, मगर आज भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की जो डेट है उसका बल्क जो है वो लोकल बैंकों ने उठाया हुआ है। तो अगर मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट की बोरिंग होगी शहबाज, वो स्टेट बैंक से नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान की मार्केट से होगी, जो कमर्शियल बैंक्स हैं। और कमर्शियल बैंक के ऊपर स्टेट बैंक की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि गवर्नमेंट को लैंड नहीं करे। तो उस सेंस में मैं नहीं समझता कि डिफॉल्ट होगा, मगर ये जरूर होगा कि कर्जा बहुत महंगा हो जाएगा, ये मैं मानता हूं। मैं ये नहीं समझता कि कभी डिफॉल्ट होगा। आपने कहा कर्जा बहुत महंगा हो जाएगा, डिफॉल्ट कैसे होगा? एक और जो सिनेरियो है, आप बेहतर इस पे काइंडली हमें गाइड करें बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि जब आपकी इसके ऊपर एक कैपिटल जब चार्ज लगा देगा बैंक, उसको सीआर बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर एक पार्टी लिमिट भी तो लगती है ना कि जो बैंक है किसी एक पार्टी को कितना कर्जा दे सकती है। तो अभी बैंकों का 55-60% तो कर्जा उन्होंने वफाकी हुकूमत को दिया हुआ है। तो आप समझते हैं कि पहले स्टेप में तो इन्होंने ये बंद कर दिया कि जी ठीक है, आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को बुक करो। अगले स्टेप में वो कहेगा नहीं, अब वफाकी हुकूमत साल में आपसे फॉर एग्जांपल 2000 अरब रुपए से ज्यादा कर्जा नहीं ले सकती, तो पार्टी लिमिट लगाओ यहां पे। तो अगर पार्टी लिमिट लग जाती है फिर तो आप डिफॉल्ट देख रहे हैं। देखिए, बात वही है ना कि पहली बात, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर कोई सीलिंग लगा देती है बैंकों के, जो कि वो लगा सकती है उनके लॉ में, कि अगर वो सीलिंग लगा देती है कि आपकी गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो बोरोइंग लैंडिंग होगी वो एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा नहीं होगी, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास बोरोइंग की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये बात हम फोर्सी कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो जो इनकम टैक्स लॉ है, इसमें गवर्नमेंट अब एक तीसरी बोरोइंग की तरफ जा रही है। वो स्टेट बैंक ट्रेजरी बिल और PIB को पब्लिक में लेके जाना चाहती है कि वो बैंकों के सिर्फ डील नहीं करे, बल्कि वो कर्जा डायरेक्ट उठा ले बाय द कंपनीज। तो गवर्नमेंट ने अभी लास्ट फाइनेंस बिल के अंदर ये प्रोविजन डाली है कि वो PIB और ट्रेजरी बिल कंपनीज को आसानी दी है कि वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सके। और जो आप कह रहे हैं वो गवर्नमेंट फोर्स ही कर रही है, वो आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को फोर्स ही कर रही है, कल को ये पोजीशन आ सकती है। मगर इस सारी बात का मकसद जो है शहबाज, वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कम नहीं हो रही है, और हम इकोनॉमिक साइड पे परेशानी की तरफ जा रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को शायद आइंदा दिनों में IMF ये इजाजत नहीं दे कि वो गवर्नमेंट को उस तरह सपोर्ट करे जिस तरह पास में करती रही है। आपकी सारी बातों का मकसद जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी की बात हो रही है, वो इफेक्टिवली ये है जो मैं और आप बात कर रहे हैं कि शायद वो आइंदा दिनों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फाइनेंशियल साइड में उस तरह का सपोर्टर नहीं हो जिस तरह वो पास में रहा है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट की आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ जाए। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो आखिर में सिर्फ मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगा, तो ये क्या ठीक होगा पाकिस्तान के लिए? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आप जब कहते हैं तो है तो वो पाकिस्तान का बैंक, या लगता है आपको कि इस सिनेरियो को देखते हुए
ये जो स्टेट बैंक का नया कानून आ रहा है जहां तक जीरो बोरोइंग का ताल्लुक है, इसको रिव्यू करने की जरूरत है? देखिए, ये बहुत मुश्किल सवाल है और ये शहबाज, ये सवाल हमारी कौम के सामने रखना चाहिए कि क्या हमारी फेडरल गवर्नमेंट इतनी कमजोर हो गई है कि उसको सपोर्ट चाहिए और वो फाइनेंशियल मैटर में नहीं कर सकती। तो मगर मैं बीइंग अ कंजर्वेटिव पाकिस्तानी ये समझता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनॉमी देकर अगर ये वाला गवर्नमेंट पाकिस्तान की हेल्प का राइट खत्म किया जा रहा है तो शायद मैं नहीं चाहूंगा कि खत्म किया जाए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सपोर्टर ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान बाकी रहना चाहिए, क्योंकि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई पाकिस्तान से अलग आइलैंड में नहीं रह रहा है और अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट को जरूरत है तो वो सब चीजें की जाएं। तो ये जो अगर हम ऑटोनॉमी को इस शक्ल में लेने जा रहे हैं, ये आपने बहुत अहम सवाल किया और मेरा जवाब भी बहुत अहम है, ये तारीख में लिखा जाएगा जो मैं कह रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि मैं एज ए अकाउंटेंट, एज ए टेक्नीशियन तो ये कहूंगा कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मगर जब मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरफ देखता हूं तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो स्टेट बैंक नहीं है, उसको बैंकिंग कंसिडरेशन नहीं है, उसकी कंसिडरेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान का अफेयर है, तो उसको ये ऑटोनॉमी। बहुत शुक्रिया शहबाज जैदी साहब। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम कर्जों की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अखराजात भी कम नहीं होते, तो ट्विन डेफिसिट के ऊपर बात करेंगे। एक जो वफाकी हुकूमत का खसारा और दूसरा करंट अकाउंट खसारा, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारी आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, और जो ट्विन डेफिसिट्स की बात होती है, एक जो वफाकी हुकूमत का जो बजट खसारा है और दूसरा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये वो दो पाकिस्तान की मईशत में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हर गवर्नमेंट कोशिश करती रही लेकिन उसको हल नहीं कर पाई। और शहबाज एक दफ़ा फिर कुछ अर्सा पहले तक दावा करती रही, खास करके करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर के, कि उसमें हमने बड़ी अचीवमेंट की है और बहुत उसको बिल्कुल जो है ना सरप्लस में ले आए हैं। अब दोबारा से वो चीज़ें दूसरी तरफ जा रही हैं, करंट अकाउंट जो खसारा है और बजट जो खसारा है वो भी बढ़ रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट, अभी हम कल भी जिक्र कर रहे थे, जो रिवाइज्ड फिगर आए हैं पिछले माली साल के 5.37%, और जो गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारी जो ग्रोथ है वो बड़ी डिफरेंट है क्योंकि बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। इनकी ग्रोथ भी तो वही है, थोड़ी सी उधर से ग्रोथ निकलती है, फिर वही अच्छा वो डेफिसिट बढ़ जाता है। कल भी आपने 5.37% का आज फिर कहा, तो जब आप 5.37% कहते मुझे सागदार याद आ जाते हैं, वो आखिर हिंसे तक जाते थे, 5.4% करते हैं चल जाएगा। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे अक्सर ये काम करते हैं। देखें, पहले बात कर लेते हैं इसकी करंट अकाउंट खसारे की। आज ही नाज़रीन 3 दिन की ताखीर के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करंट अकाउंट खसारे के नंबर जारी किए हैं। वो बड़े तशवीशनाक नंबर है। उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा सिर्फ 6 माह में, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, वो हो गया 9.1 अरब डॉलर। याद रहे कि जो हुकूमत ने बजट में इसका तखमीना रखा था वो 2.2 अरब डॉलर रखा था, और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकिर साहब ने हमें अगस्त के दूसरे हफ्ते में ये खुशखबरी दी थी कि अच्छा खसारा है लेकिन ये 9.5 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा था 6.5 से 9.5 अरब डॉलर का सालाना खसारा होगा, लेकिन 6 माह के अंदर ये खसारा जो है वो 9 अरब डॉलर क्रॉस कर गया है। ये एक खतरनाक चीज है जिसकी तरफ हुकूमत बढ़ रही है। ये वही सिचुएशन है जहां पे PMLN छोड़ के गई थी इकोनॉमी को, करंट अकाउंट खसारा काबू में नहीं आ रहा था, 19 अरब डॉलर हो गया था, और बजट डेफिसिट जो था उनका 6.5% था। बजट डेफिसिट की भी अभी बात करते हैं, लेकिन ये भी नाज़रीन जो 9 अरब डॉलर का नंबर आज रिलीज किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो आ रही है मंडे को, उससे पहले, तो उसके अंदर भी थोड़ी सी इसके अंदर हम इसको इरेगुलरिटीज तो नहीं कह सकते, कुछ डाटा के अंदर कुछ कमी बेशी है। जो इसके अंदर इंपोर्ट्स के दरामदाद के फिगर इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत कम है एज कंपेयर टू जो PBS जो पाकिस्तानी दारा शुमारियात है वो जारी करता है। इसमें जो दिसंबर का जो फिगर लिया हुआ है स्टेट बैंक ने, वो इनके मुताबिक जो सिर्फ दिसंबर में पाकिस्तानी इंपोर्ट्स हुए हैं वो 6.5 अरब डॉलर की हुई हैं, जबकि जो PBS ने नंबर जारी किया था वो 7.7 अरब डॉलर का था। तो 1.2 अरब डॉलर जो स्टेट बैंक का वो कम हमें इंपोर्ट बता रहा है। हिस्टोरिकली इसका जो डिफरेंस होता है वो 400-500 मिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं होता, बाद में वो रिकनसाइल हो जाता है साल के आखिर में। लेकिन अगर आप टोटल इंपोर्ट्स का नंबर देख लें तो उसमें जो PBS बता रहा है
और जो स्टेट बैंक बता रहा है 6 माह की इंपोर्ट्स में जो फर्क आ गया है वो $4 अरब आ गया है। तो $4 अरब दरामद कम नंबर रिपोर्ट करने के बावजूद जो इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज करंट अकाउंट खसारे का नंबर रिलीज किया है वो $9.1 अरब है। तो कामरान ये थी हाफ पिक्चर, ये हाफ पिक्चर थी। और इसके लिए मुझे फिर आप बजट डेफिसिट पे आए, एक इसमें मुझे पॉइंट आ रहा है कि अब गवर्नमेंट बड़ा सेलिब्रेट कर रही है कि जो उनका रेवेन्यू टारगेट है वो बड़ा जबरदस्त अभी तक जा रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट का वाकई ये जो करंट अकाउंट वाला जो टारगेट था $2-2.5 अरब का, अगर वही रहता और ये 9 बिलियन ना होता, मान लेते हैं करंट अकाउंट को, तो क्या मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, तो क्या वो जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है आज जो नंबर है वो वही होता? आप आधे इकोनॉमिस्ट बन गए, आपकी बात बड़ी ठीक है। अगर आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो कम होती, करंट अकाउंट खसारा कम होता, क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ी तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ गया, एक्सपोर्ट्स तो हमारी सपोर्ट नहीं कर पा रही। तो इस वक्त जो 55% जितनी भी एफडीआर की टैक्स कलेक्शन हो रही है वो सारी इंपोर्ट्स के ऊपर हो रही है। तो वो जो रेवेन्यू इनका जो वहां पे इन्होंने कुछ 300 अरब से एक्सीड किया है अपने हदफ से भी, वो फिर ना होता। उसकी दूसरी उसकी एक एग्जांपल ये ले लें कि पहले 6 माह में जो डोमेस्टिक सेल्स टैक्स की कलेक्शन थी वो -6% थी और पहले 6 माह में इंपोर्ट्स के ऊपर सेल्स टैक्स की कलेक्शन में 75% इजाफा हुआ। तो तालियां मारने की जरूरत नहीं, अब आगे खतरनाक नंबर के आपके दोस्त तो यही कहेंगे करंट अकाउंट का खसारा मजीद बढ़े ताकि एटलीस्ट एग्जैक्टली उनका रेवेन्यू पूरा होता रहे, क्योंकि बाकी तो वो फारिग हो चुके हैं बिल्कुल। नाज़रीन, अभी कहानी अधूरी है, मुकम्मल कहानी ये है कि जो बजट का खसारा है पहले 6 माह का, जो हमने अपने ज़राए से रिपोर्ट किया था एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए, वो भी 1800 अरब रुपए हुआ है। हम पिछले जो प्रोग्राम का पार्ट था उसमें बात कर रहे थे कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कर्जे लेने की। तो कैसे, अभी हम आपको बताते हैं कि ये जो 1800 अरब रुपए का बजट का खसारा हुआ है पहले 6 माह में, ये पिछले साल के मुकाबले में 29% ज्यादा है। जो अभी अगर आप इसमें यह भी चीज ध्यान में रखी जाए कि जो एफबीआर की टैक्स कलेक्शन है उसकी जो भी वजह हो उसमें 32% इजाफा हुआ है, और जो पाकिस्तान का जो तरक्याती बजट है उसमें इनकी जो इन्होंने खर्च किया हुकूमत पाकिस्तान ने पहले 6 माह में, वो सिर्फ सालाना बजट का 30% या 274 अरब रुपया खर्च हुआ है। तो एक तरफ तो आपके जो रेवेन्यूज है उसमें बहुत अच्छा इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ अब तरक्याती अखराजात कर नहीं रहे, उसको स्लो किया हुआ है आपने। तो इसके बावजूद पहले 6 माह का जो बजट का खसारा उसमें 29% इजाफे के बाद ये हुआ है 1800 अरब। तो ये पैसा जा कहां रहा है अगर तरक्याती खर्चा भी नहीं हो रहा? हुकूमत ने पहले 6 माह में जो कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद की अदायगी की है वो उन्होंने की है तकरीबन, इसका नंबर है 1400 अरब रुपया। और ये जो 1400 अरब रुपया, ये इसकी क्या अहमियत है? जो टोटल हुकूमत के करंट अखराजात थे पहले 6 माह के, उसका ये 40% बनता है, और हुकूमत के पास जो टैक्सेस बचते हैं, रेवेन्यू बचता है सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद, उसका ये 72% है। तो हुकूमत जितना भी टैक्स इकट्ठा कर रही है सूबों को देने के बाद उसके पास जो पैसे बचते हैं उसका पहले 6 माह में उसका जो 72% है वो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के ऊपर गया है। और कामरान, ये कर्जे जब आपका 1800 अरब का डेफिसिट हो जाता है तो फिर आप इसको फाइनेंसिंग आप कहां से करते हैं, कर्जे कहां से लेते हैं? हुकूमत ने पहले 6 माह में गैर मुल्की जो मुख्तलिफ आपके जराए होते हैं उससे इन्होंने कोई 990 अरब रुपए का कर्जा लिया, पाकिस्तानी बैंकों से और जो नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं उससे इन्होंने कोई 813 अरब रुपए का कर्जा लिया, और 480 अरब रुपया प्रोविंसेस ने सरप्लस जनरेट किया। तो ये हमारी सारी सूरत हाल है करंट अकाउंट खसारे की और बजट खसारे की। बिल्कुल, और इस बजट खसारे को पूरा कर लिए हुकूमत आए रोज नए टैक्स भी लगाती है। कुछ लोग जो खास करके जो महंगे फोन्स के बहुत दिलदादा हैं, जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं तो बहुत ज़्यादा, इवन के पीटीआई के जो हिमायती भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं कि ये तो गवर्नमेंट जो है हमारा खून जो है वो चूस रही है, इतने जितना फ़ोन महंगा नहीं है उसके ऊपर जितना वो टैक्स लगा रहे हैं। बहरहाल ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता साल जुलाई में अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ धासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पे, जहां पर जो चीनी बाशिंदे थे वो काम कर रहे थे। उस दहशतगर्दी के वाक़े के नतीजे में 10 चीनी बाशिंदे वर्कर्स वहां पे हलाक हुए, 26 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। और उसके बाद ज़ाहिर है कि चीन जो कि हमारा दोस्त मुल्क है उसकी तरफ से रद्द अमल सामने भी आया, और उन्होंने बारहा जो पाकिस्तानी क़यादत के साथ और दूसरे हुकाम के साथ जो भी मुलाकातें हुई उसमें इस बात पर जोर दिया कि जो चीनी वर्कर्स, चीनी बाशिंदे जो भी पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं
उनकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को इक़दामात उठाना होंगे। लेकिन शहबाज, ना सिर्फ सिक्योरिटी, क्योंकि मेरी भी जितने जो चीनी वो सिफारतकार हों या जो बहुत बड़ी तादाद में जो प्राइवेट लोग भी यहाँ पे काम करते हैं, तो उनका यही है कि इस वाक़े के बाद जो चीन की हुकूमत है, चीन की क़यादत है, वो सिक्योरिटी को लेकर के बहुत परेशान है। अब आपने भी ये खबर की और बाकायदा तौर पर ECC ने उसकी तस्दीक भी की है कि वो लोग जो इसमें हलाक हुए थे और जो ज़ख्मी हुए थे, उनको कुछ कॉम्पनसेशन देने का फैसला किया गया है। तो ये क्यों किया गया है और उससे का आउटकम क्या होगा? देखिए, इस वक्त जब जुलाई में अटैक हुआ था तो उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डाउन प्ले किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये दहशतगर्दी का वाकया नहीं है, कोई सिलेंडर लीक हो उसकी वजह से धमाका हुआ है, जिसके ऊपर चीन ने फौरी तौर पर उस वक्त रिएक्ट किया था और उसके बाद जो ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी है CPEC की, उसकी मीटिंग को उन्होंने कैंसिल कर दिया था इन रिटेलिएशन। और जो वहाँ पे जो ठेकेदार था चीनी, जो काम कर रहा था साइट के ऊपर, उसने अपनी मशीनरी तक वहाँ से हटा ली थी। खैर बाद में दोबारा काम शुरू हो गया तो ठेकेदार की तरफ से डिमांड आई थी कि $37 मिलियन आप हमें कॉम्पनसेशन में पे करेंगे और उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। और दूसरा, उन्होंने सिक्योरिटी वहां पे एनहांस करने का कहा था। तो हुकूमत ने इनिशियली, ये एक बड़ा हुकूमत के लिए एक हैरानकुन चीज थी, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है और ना ही पाकिस्तान की कोई ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। चीन की तरफ से भी जो मेरे जराए बताते, इसके ऊपर काफी उन्होंने रिएक्शन दिया था कि पाकिस्तान जिस तरीके से चीजों को हैंडल कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात थे उसमें एक ये रुकावट बनता जा रहा था। तो कल ECC ने जो फैसला किया है, ECC के सामने 4 ऑप्शन रखी गई थी कि इनको तकरीबन $5 मिलियन रफली से लेकर कोई $20-21 मिलियन तक टोटल इनको कॉम्पनसेशन दे दी जाए। तो उसमें जो उन्होंने फाइनल ऑप्शन पिक की थी वो कल वो $11.6 मिलियन अब चीन के जो वो शहरी जो इसमें मारे गए थे और जो जख्मी थे उनके लिए टोटल पैकेज $11.6 मिलियन का उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो इससे एक चीज तो कम से कम होता है कि जो एक मसला था दोनों ममालिक के दरमियान हल हो जाएगा। और अभी जब पाकिस्तान के वजीर आजम अब चीन भी जा रहे हैं तो उससे एक उम्मीद है कि इनके जो खाम-खा पाकिस्तान को कुछ छोटी मोटी इरिटेंट का वहां पे जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा और कुछ बेहतर इनकी मुलाकात। और मेरे जो जराए हैं वो यही बता रहे हैं कि इसका बुनियादी जो टाइमिंग है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, आपने खुद जिक्र किया कि फरवरी के पहले हफ्ते में वो जा रहे हैं बीजिंग, क्योंकि वहाँ पे विंटर ओलंपिक्स हो रही हैं। उसकी एक तो ओपनिंग सेरेमनी में वो शिरकत करेंगे और साइड लाइन पर जाहिर है कि उनकी चीन के सदर से भी मुलाकात होगी। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की अगर बात करें तो बहुत ब्रॉडर एजेंडा है और इसका वो क्लोजर चाहते थे। तो अब वो जाएंगे तो एटलीस्ट सिक्योरिटी के जो इकदाम हैं वो भी हम वो रिविजिट किए हैं और कर रहे हैं। और ये कॉम्पनसेशन का मामला तो शायद पाकिस्तान को लगता है कि जो चीनी क़यादत है वो हमारे से अब मुतमईन होगी। अब ये जो विजिट भी है मेरे ख्याल में सिग्निफिकेंट है इस लिहाज से, क्योंकि आपको पता है कि ये जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं इसमें अमेरिका समेत बरतानिया, कनाडा और कुछ और मगरबी ममालिक हैं जिन्हों जो ऑफिशियल सेरेमनी है वो कोई भी अपना डेलीगेशन वहां पे नहीं भेज रहे, उसका बायकॉट कर रहे हैं। और बायकॉट इसलिए कर रहे हैं, वजह तो आपको पता है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो तनाव है, लेकिन बज़ाहिर जो वजह बताते हैं कि चीन क्योंकि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां करता है इसलिए हम वहां पर जो अपना ऑफिशियल डेलीगेशन है वो नहीं भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बरक्स बाकायदा तौर पर दफ्तर खारजा ने यह बयान भी जारी किया कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, जो खेलों के इवेंट्स होते हैं, उनको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान ने जो इनविटेशन वहां से आया उसको एक्सेप्ट भी किया। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी भी तवक्को है कि वो भी वहां पर अटेंड करेंगे इसको। तो ये एक सिग्निफिकेंट होगा। एक तरफ जो आम मगरबी ममालिक हैं वो इसका बायकॉट कर रहे हैं, पाकिस्तान और रूस जैसे मुल्क जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि हर मुल्क की तरजीहात क्या हैं। दो के पाकिस्तान ने अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का भी इजरा किया, उसमें बारहा हम ये कह रहे हैं कि हम किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते, यानी कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो बज़ाहिर एक सर्द जंग जारी है, हम किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दोनों जो कैंप्स हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहते हैं, लेकिन शायद हालात ऐसे हैं, हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं कि मजबूरी की वजह से शायद हमें किसी एक की चॉइस करनी पड़े। तो इस लिहाज से ये जो विजिट है अपकमिंग वज़ीर आज़म इमरान खान का, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका, उनकी भी इस पर काफ़ी गहरी नज़र होगी। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।